आज हम क्लास 10th की पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान का चैप्टर 6 का आगे का भाग पढ़ेंगे। राजनीतिक दल का आगे का भाग पढ़ेंगे। इससे पहले के जो वीडियो थे उसमें हमने दो राष्ट्रीय दलों के बारे में, कांग्रेस और बीजेपी के बारे में पढ़ा था, और आज हम दूसरे जो राजनीतिक दल हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, नेशनलिस्ट पार्टी और कुछ क्षेत्रीय दलों के बारे में। सबसे पहले है बहुजन समाज पार्टी। जो बहुजन समाज पार्टी है इसे हम शॉर्ट फॉर्म में बीएसपी या बसपा भी बोलते हैं। बसपा का गठन जो है वो लोकप्रिय नेता श्री काशीराम जी द्वारा 1984 में किया गया था। बहुजन समाज पार्टी का जो गठन था वो मुख्यतः जो भारतीय जाति व्यवस्था थी उसके अंतर्गत जो सबसे नीचे मानी जाने वाली जो जाति थी, जिन्हें बहुजन कहा जाता है, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक सभी लोग शामिल थे, तो ऐसे समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए बहुजन समाज पार्टी का गठन किया गया था। अब ये जो पार्टी है ये अपनी जो प्रेरणा थी वो दलितों के हक के लिए लड़ना, और जो इसके नेता थे जैसे कि ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज, भीमराव अंबेडकर, इन लोगों के विचारों से और इनकी शिक्षा से प्रेरित थी। इसमें जो भी काम बहुजन समाज पार्टी द्वारा किया जाता था वो दलितों के हक में और उनके हित में काम किया जाता था। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी है। फिर है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी पार्टी, जिसे CPIM बोलते हैं। इस पार्टी का अगर हम गठन की बात करें तो जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद से ही सोवियत संघ जो था वो एक बहुत बड़ी शक्ति बन गया था, और तब से ही कम्युनिस्ट पार्टी भारत में है। इस पार्टी ने भी कई तरह की हिंसक जो गतिविधियां थी उससे कई राज्यों में, भारत के कई राज्यों में अपना प्रभुत्व रखा था, जैसे केरल है और पश्चिम बंगाल है और त्रिपुरा है। यहाँ पर इन पार्टियों का बहुत ज़्यादा प्रभुत्व है। और साथ में जो ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है वो लेनिनवाद और मार्क्सवाद की बहुत ज़्यादा समर्थक है। ये धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र में भी आस्था रखती है, लेकिन ये सांप्रदायिक ताकतों की विरोधी भी है। इस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो है हथौड़ा और दराती। ये जो पार्टी है वो कहती है कि हम गरीबों, मज़दूरों और बुद्धिजीवी लोगों की पार्टी हैं, तो ये लोग, इन लोगों में बहुत अच्छी पकड़ भी रखती है। मज़दूरों में, गरीबों में और बुद्धिजीवी वर्ग में इस पार्टी की बहुत अच्छी पकड़ भी है। अगली है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि CPI। इस पार्टी का जो गठन था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि CPI का गठन जो था वो 1925 में किया गया है, और इस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो मकई के बाल और हसुआ हैं यानी कि दराती। इस पार्टी का केरल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु में बहुत अधिक प्रभुत्व है, और ये जो पार्टी है वो भी मार्क्सवाद, लेनिनवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र में बहुत अधिक इसकी आस्था भी है। अलगाववादी और सांप्रदायिकता की ये पार्टी बहुत ज़्यादा विरोधी है। अगली है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि NCP। जो NCP है इसका गठन 1990 में हुआ था। जो हम कांग्रेस पार्टी है उससे जब विभाजित हुई थी तब 1990 में कांग्रेस पार्टी के विभाजन के बाद ही NCP का गठन हुआ है। ये जो पार्टी है ये लोकतंत्र, गांधीवादी विचारधारा, धर्मनिरपेक्षता, समता, समानता और सामाजिक न्याय में विश्वास रखती है, और रेखीय घड़ी जो है इसका चुनाव चिन्ह है। इसके बाद है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है ये 1998 में ममता बनर्जी के नेतृत्व में बनी है, और 2016 में इसे राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता मिली है। इस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो है फूल और घास। धर्मनिरपेक्षता और संघवाद इसके मूल उद्देश्य हैं, और जो 2011 से ये पश्चिम बंगाल में सत्ता पर काबिज है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा में भी इसका बहुत अधिक प्रभुत्व है। ये वो दल होते हैं जिनके पास एक राज्य में पर्याप्त वोट या सीटें होती हैं।
उन्हें चुनाव आयोग द्वारा राज्य पार्टी या फिर क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी जाती है। जो क्षेत्रीय दल होते हैं उन्हें मान्यता मिलने पर, मतलब क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता मिलने पर एक चुनाव चिन्ह मिल जाता है। आपने देखे होंगे ये चुनाव चिन्ह। तो इस तरह के जो चुनाव चिन्ह हैं वो उन्हें दे दिए जाते हैं चुनाव आयोग द्वारा, और ये जो चुनाव चिन्ह हैं इनका उपयोग जो है ये लोग अपने उम्मीदवार को चुनाव के वक्त करने के लिए देते हैं। जो एक दल है अगर वो एक या अधिक राज्य में मान्यता प्राप्त कर सकता है, लेकिन अगर वही दल 4 राज्यों में मान्यता प्राप्त कर ले तो वो स्वतः ही राष्ट्रीय दल भी बन जाता है। भारत में समय समय पर अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियों का गठन होता रहा है। इनमें से कुछ पार्टियां जो हैं वो भारत की आज़ादी से पहले ही गठित हो चुकी हैं, और कई जो हैं वो ज़्यादातर जो हैं वो भारत की आज़ादी के बाद ही गठित हुई हैं, और 1967 के बाद से ही बहुत ढेर सारे जो दल हैं वो बने। क्योंकि उस वक्त क्या हुआ था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, जो कांग्रेस पार्टी के रूप में जानी जाती है, वो मतदाताओं पर उसकी जो पकड़ थी वो ढीली होने लगी थी। तो इस वक्त बहुत ढेर सारे जो क्षेत्रीय दल थे वो सामने आने लगे थे। आज के समय में हम दिल्ली में आम आदमी पार्टी को देखते हैं क्षेत्रीय दल के रूप में, बीजू जनता दल उड़ीसा में है, शिरोमणि अकाली दल पंजाब में, ऐसे ही समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टी है, और शिवसेना महाराष्ट्र की, और उत्तराखंड क्रांति दल उत्तराखंड की क्षेत्रीय दल हैं या राज्य पार्टियां हैं। अब है राजनीतिक दलों के समक्ष चुनौतियां। तो सबसे पहली चुनौती राजनीतिक दलों के समक्ष है वो है साधारण सदस्यों की उपेक्षा। इसका मतलब है कि जो भी राजनीति में जो बहुत साधारण सदस्य हैं उनकी प्रायः जो है वो उपेक्षा ही की जाती है। उसे दल की नीतियों का निर्माण करने में किसी तरह की कोई भी राय नहीं ली जाती है। उससे कोई अपनी सहभागिता प्रदान कर ही नहीं सकता। वह दल के कार्यक्रमों से भी प्रायः अनभिज्ञ रहता है, उसे पता ही नहीं होता है। जो सदस्य दल की नीतियों का विरोध करते हैं उन्हें दल की जो प्राथमिक सदस्यता है उससे भी वंचित कर दिया जाता है। फिर है लोकतंत्र का अभाव, आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। जो राजनीतिक दलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये भी है कि जो जितने भी दल होते हैं उसमें प्रायः जो शक्तियाँ होती हैं या ताकत होती है वो कुछ ही नेताओं के हाथ में होती है। और लोकतंत्र में लेकिन यह आवश्यक है कि कोई भी फैसला लेने से पहले कार्यकर्ताओं से भी परामर्श लिया जाए, लेकिन ऐसा वास्तव में होता ही नहीं है। जो राजनीतिक दलों की जो बैठकें होनी चाहिए वो भी नियमित नहीं है, उनके आंतरिक चुनाव भी नहीं होते हैं, और ये लोग कार्यकर्ताओं से, जो नेता लोग हैं, जो शीर्ष पदों पर बैठे हुए नेता हैं, वो कार्यकर्ताओं से किसी भी तरह की सूचना बांटते भी नहीं हैं, और इसका जो परिणाम होता है वो प्रायः जनता को ही भुगतना पड़ता है। फिर है वंशवाद उत्तराधिकार। ये बहुत बड़ी समस्या है आज की राजनीति की। इसमें होता क्या है कि जो अधिकतर जो नेता होते हैं जो राजनीति में ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं वो क्या करते हैं कि अपने करीबी रिश्तेदारों और नज़दीकी सदस्यों को ही स्थान दे देते हैं। इस प्रकार यह स्थिति जो सामान्य कार्यकर्ता है उसके लिए बहुत अन्यायपूर्ण होती है, क्योंकि ये लोकतंत्र के विरुद्ध भी है। कई बार देखा जाता है कि जो अनुभवहीन लोग हैं वो बहुत ऊंचे पद पर आसीन होते हैं, और जो वास्तव में सक्रिय है और लोकप्रिय है जनता के बीच में, और चाहे वो एक साधारण सदस्य ही है दल का, उसे कोई भी अच्छा पद नहीं मिल पाता है पार्टी में। फिर अगला है धन की महत्ता और राजनीति अपराधीकरण। कई बार आपने देखा भी होगा कि जो राजनीतिक दल होते हैं वो चुनाव जीतने के लिए धन और बल का भी प्रयोग करते हैं। इसके लिए वे अपराध और अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं उनका भी सहारा लेने से कोई परहेज़ भी नहीं करते। साथ ही वो लोग क्या करते हैं, जो कोई धनवान व्यक्ति और उसकी जो कंपनी होती है उसके प्रभाव में आ जाते हैं, और इस हिसाब से उस दल को उस व्यक्ति विशेष की कंपनियों के अनुसार ही नीतियों का निर्धारण करना पड़ता है। इस तरह भी जो कार्य है वो लोकतंत्र के विकास में बाधा डालता है, और जो अच्छे नेता होते हैं उनका जो महत्व है वो अपने आप ही कम हो जाता है। लास्ट है हमारा सार्थक विकल्पों का अभाव।
आज के युग में जो दल हैं उनके बीच में जो जो विचार हैं, जो उनका जो मतलब अंतर है, वो कम होता जा रहा है। इस स्थिति में लोगों के पास विकल्पहीनता हो जाती है, मतलब उनके पास विकल्प ही नहीं होता है, वो किसको वोट करें। तो इस समय जो हम देखते हैं कि जितने भी राजनीतिक दल हैं, लगभग सभी के जो विचार होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं। तो लोगों के पास, जनता के पास उन लोगों को चुनने के लिए कोई सार्थक विकल्प नहीं होता, इसलिए उन लोगों को उन्हीं में से किसी एक को चुनना पड़ता है, जो बहुत ज़्यादा जो पार्टियां हैं वो बहुत ज़्यादा लोगों के समक्ष अब कह सकते हैं कि विकल्प रखती ही नहीं है कि आप किसी से प्रभावित होकर उसे अपना वोट या मत का अधिकार कर सकें, क्योंकि आजकल जो पार्टियां हैं वो ज़्यादातर केवल अपने हित के बारे में सोचती हैं, जनता के हित के बारे में नहीं सोचती, देश हित के बारे में नहीं सोचती है।